नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप डॉट कॉम। ये है खर्चा पानी, हमारा डेली का इकोनॉमिक बुलेटिन समझ लीजिए इसको, जहां पर हम दिन भर की और एक पिछले बीते हफ्ते की और आसपास की घटनाओं के आसपास की आर्थिक सुर्खियों पे चर्चा करते हैं, जिस पर उसका परिणाम क्या होगा, उसके रिपरकशन आगे चल के क्या होने वाले हैं। अब तो यूनियन बजट आने वाला है 1 फरवरी को, तो कई चीजें, कई बातें उसके आसपास ही घूम रही हैं कि क्या हो सकता है। और साथ में है अंशुमान तिवारी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक। हम लोग संडे को भी मिलते थे, अब रोज मिलने लगे। अंशुमान जी कैसे हैं? जी, बहुत अच्छे हैं। और खर्चा पानी को पे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और सवाल भी आ रहे हैं और सुझाव भी आ रहे हैं। तो हम लोग हाँ, कोशिश करते हैं कि हम उन विषयों को लेने लें जो जिन पे लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। जाहिर सी बात है अंशुमान जी। और अभी बजट आ रहा है तो कई सारी चीजें हमारी बजट के हम आसपास केंद्रित हैं। बजट के आसपास होती हैं। हाँ, और पहली खबर अंशुमान जी बजट से जुड़ी हुई है। शायद केंद्र सरकार कोरोना के नाम पर टैक्स लगाने जा रही है। नया टैक्स क्या कहें, उसको सेस कहेंगे। और एक नया सेस आने वाला है, ऐसी बातें चल रही हैं। कई जगहों पे खबरें हैं और कई कई नामी गिरामी अखबारों में और पोर्टल्स पे ये खबरें छापी गई हैं कि कोरोना के नाम पर एक सेस लगाया जा सकता है जनता को नए वाले बजट में। और इससे और इसके अलावा भी एक सेस के बारे में बात हो रही है, उसको लेकर अभी थोड़ी सी स्थिति साफ नहीं है। और इसको पैंडेमिक मेजर की तरफ से देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि साहब, इससे वैक्सीनेशन को लेकर जो खर्चा है उसको मीट करने की कोशिश की जाएगी सरकार द्वारा। पहली टिप्पणी अंशुमान जी। एक नहीं बल्कि 2 सेस की बात हो रही है सिद्धांत। और जैसा हम लोग पहले चर्चा में लाते रहे हैं, जब हमने पेट्रोल डीजल पर टैक्सेशन की चर्चा की थी, तो हमने कहा था कि सरकार के राजस्व गहरे दबाव में है और मौजूदा परिस्थितियों में जो स्थिति है, उसमें सरकार के पास संसाधन जुटाने का कोई रास्ता नहीं है। और अभी जो परिस्थिति है, उसमें अगले बजट में जितना घाटा इस बार है, उस हिसाब से सरकार अपने नियमित खर्चे भी मुश्किल से चला पाएगी। और इसलिए ये सेस की तैयारी शुरू हो रही है। पर ये सेस का जो पूरी तैयारी इसके सिर्फ इतने ही इसकी वजह सिर्फ यही नहीं है कि सरकार को रेवेन्यू चाहिए। इसमें और भी पेंच है और वो पेंच हमारे लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी तरीके का सेस टैक्स के ऊपर जो लगता है वो टैक्स पर टैक्स होता है। क्योंकि जी। वो सेस टैक्स के ऊपर लगाया जाता है और वो हमारे आपके बजट को, हमारे खर्च को, हमारे हमारे हमारी महँगाई को प्रभावित करता है। जैसे हमारे सामने एक पिछला उदाहरण है कि सरकार ने कहा था कि हम जीएसटी करेंगे और जीएसटी में 5 सामान्य दरें होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जीएसटी आने के बाद सरकार ने जीएसटी पर सेस लगा दिया और वो सेस इसलिए लगा दिया क्योंकि राज्यों को जिस खर्चे की या जिस नुकसान की भरपाई की जानी थी, वो जीएसटी के मौजूदा ढांचे में नहीं हो सकता था। अब ये सेस क्यों आ रहा है, इसकी वजह समझना ज़रूरी है। या आ सकता है। एक तो महत्वपूर्ण बात ये है कि बड़ा खर्चा सरकार को हेल्थ के सेक्टर में करना पड़ा है पिछले 1 साल के अंदर। और अभी हम जैसे वैक्सीन पर चर्चा कर रहे थे, तो जो एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट है, वो बताती है कि अगर सरकार को 3 करोड़ लोगों को भी वैक्सीन देनी हो, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, तो उसका भी खर्चा करीब 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपए सरकार के पास आएगा। इतना हेल्थ बजट भी नहीं है। तो सरकार को चिकित्सा के लिए, कोविड के दौरान किए गए कामकाज के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा है। मौका बनता है कि सरकार और जो बजट की स्थिति है, उसमें सरकार कोविड या कोरोना कोरोना या पैंडेमिक वेलफेयर के नाम नाम पर एक सेस लगा दे। इस सेस की संभावना बन रही है। दूसरे एक सेस की संभावना रक्षा के खर्च, क्योंकि रक्षा को ज्यादा पैसे की जरूरत है और बजट में संसाधनों की समस्या है रक्षा को फंड देने के लिए, तो उसके नाम पर है। पर अच्छा सेस की बात हम सिद्धांत हमेशा सुनते रहे हैं, आमतौर पर वो आता नहीं है। ये 2 सेस की चर्चा एक साथ होती है। पर इस बार सेस का जो पूरा पेच है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो हमारे लिए समझना जरूरी है कि इस बार सेस को लेकर राज्यों की तरफ से काफी सवाल उठे हैं। होता यह है कि टैक्सों का दो क्लासिफिकेशन होते हैं, 2 वर्गीकरण होते हैं। टैक्स आमतौर पर सरकार केंद्र के साथ की सरकार राज्यों के साथ बांटती है, पर सेस का ट्रांसफर उनको नहीं किया सेस जाता का ट्रांसफर नहीं और है। ट्रांसफर नहीं किया जाता। और इसलिए जो सेस राज है, ये केंद्र के वित्त मंत्रियों का सबसे आजमाया हुआ तरीका है अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए। वो लगाए किसी नाम से जाते हैं पर वहां इस्तेमाल नहीं होते। हम एजुकेशन सेस भी देख रहे हैं, हम हेल्थ सेस भी देख रहे हैं, ग्रीन एनर्जी सेस था, बीच में जीएसटी से पहले किसान कल्याण सेस आया था, स्वच्छता सेस आए थे। हमेशा सरकारें जब भी हाँ, अतिरिक्त पैसा जुटाना चाहती हैं, तो वो सेस का रास्ता निकालती हैं और सेस राज्यों को नहीं दिया जाता। आमतौर पर वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से ये उचित नहीं है, अनुचित है। और वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से सेस लगाना सही नहीं है, क्योंकि आप टैक्स लगाइए और टैक्स में जितने लोग हैं हिस्सेदार, उन्हें हिस्सा दीजिए।
पिछले दिनों जब जीएसटी काउंसिल में विवाद हुआ तो राज्यों ने इस बात पर सवाल उठाया कि आप सेस लगाते जाते हैं और पैसा अपने पास रख लेते हैं और टैक्स गिरता जा रहा है, उसका उसमें हिस्सेदारी हमारी घटती जा रही है। तो इस बार दबाव है केंद्र के ऊपर कि जितने भी सेस जीएसटी में लगाए गए हैं उसके आसपास उन्हें मर्ज किया जाए जीएसटी के टैक्सेशन में, ताकि उसमें राज्यों को भी हिस्सेदारी मिल सके। और अगर वैसा होता है तो केंद्र सरकार को राजस्व की जरूरत और ज्यादा तो पड़ेगी। जीएसटी काउंसिल में पहले से भी काफी झगड़ा चलता रहा है अंशुमान जी। हाँ, इस पे बहुत झगड़ा चलता रहा और राज्य सरकार इस बात पर लगातार दबाव बनाती रही है कि आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं और वो पैसा हमको तो नहीं मिलता, सेस का पैसा। इस पर सीएजी के रिपोर्ट्स भी हैं, हम लोग इस पे पहले चर्चा करते रहे। तो इस बार दो विकल्प बजट प्रस्तावों के तहत हैं। एक ये है कि जीएसटी के ऊपर जो सेस लगाए गए हैं उन्हें जीएसटी में मर्ज कर दिया जाए और उनमें राज्यों को हिस्सेदारी दी जाए और ऊपर से कोविड के नाम पर एक सेस लगा दिया जाए, या फिर एक और नया सेस लगाया जाए। और तीसरी और चीज है, क्यों सेस आने की संभावना है। हम तीनों संभावनाओं की बात करें कि इस बजट के बाद हमारे खर्चे पानी पर, हमारे बजट पर गहरा असर होने वाला है। तो पहली संभावना है कोविड का खर्च निकालने के लिए, दूसरी संभावना है जो सेस का मौजूदा ढांचा है उसे बदलने के लिए, और तीसरी सबसे बड़ी संभावना इस बात की है कि केंद्र सरकार पिछले साल राज्यों को जीएसटी में हुए नुकसान के पूरे हिस्से की भरपाई नहीं कर सकी। जिस विवाद की तरफ आप चर्चा कर रहे हैं वो बड़ा विवाद था और इतना विवाद हुआ था कि उसके बाद राज्यों ने जीएसटी की बैठक का बायकॉट किया था। फिर केंद्र सरकार जीएसटी रिटर्न पे कितनी ज्यादा बहस हुई थी। फिर केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से गारंटी ली थी, तब राज्यों को कर्ज मिला था आरबीआई से। इस साल भी वही स्थिति रहने वाली है, इस साल भी रेवेन्यू में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। तो अगर केंद्र सरकार को उस अतिरिक्त हिस्से की जो बढ़ा हुआ नुकसान है, क्योंकि इस साल भी राज्यों को नुकसान होगा, अगर राज्यों को उम्मीद थी कि सामान्य दिनों में उन्हें जीएसटी से 1,000 रुपए मिलेंगे, तो अब उनको केवल 500 रुपए मिल रहे हैं। उस 500 रुपए की भरपाई की गारंटी केंद्र सरकार ने ली है जीएसटी से, केंद्र और राज्यों के भी समझौते के लिए। उसकी भरपाई के लिए भी केंद्र सरकार को टैक्स को सेस लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह मौका भी है, दस्तूर भी है, माहौल भी है। आप अपनी जेब, आप अपनी बजट मजबूत कर लीजिए क्योंकि इस बजट में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सेस का जो विवादित तरीका है उसका इस्तेमाल जरूर हो सकता है। अंशुमान जी, मुझे याद आता है कि पिछले साल एक अर्थात किया था हमने, उन्होंने कोरोना सेस की हमने चर्चा की थी कि आने वाले समय में इसको लगाया जा सकता है। हाँ, और आप एक और ध्यान दें कि एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट को बाद में वित्त मंत्रालय, जिस पर बहुत असहज हुआ था, जिसे कि वित्त मंत्रालय के राजस्व अधिकारियों ने सुझाव के तौर पर रखा था। जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि सरकार को नए रेवेन्यू मेजर्स जुटाने पड़ेंगे क्योंकि इतना खर्चा उठाने की क्षमता नहीं है। इकोनॉमी जब टूटेगी सरकार के रेवेन्यू में गिरावट होगी। तो सेस का प्रस्ताव है, सेस का प्रस्ताव मौजूद है और जो बजट की स्थिति है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में सरकार बगैर सेस लगाए हुए अगले साल जरूरी खर्चे भी चला पाएगी। खासतौर पर राज्यों को पैसा वापस करना है, उनके जो नुकसान की भरपाई जीएसटी में होनी है, जिसकी गारंटी, जिसका बीमा जीएसटी कानून में किया गया, उसके लिए केंद्र सरकार को सेस लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये राज्य सरकारों और केंद्र के अपने खजाने की बात है। हमारी जेब में छेद होगा इस बजट के बाद अगर सेस लगता है, ये बात तय है। यानी अंशुमान जी, मतलब अगर सरकार पैसा जुटाना चाह रही है तो मेरे ख्याल से ये पैन इंडिया सर्विसेज या पैन इंडिया गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन में लगभग हर चीज पे ये सेस लगने वाला है। अब सेस कैसे लगेगा? सेस आमतौर पर बड़े पैमाने पर ही लगते हैं। सेस किसी एक विशेष पर्पस से लगते हैं। सेस का जो इतिहास है भारत में स्वच्छता सेस है, तो स्वच्छता सेस लगा दिया गया एक्साइज ड्यूटीज पे, या जीएसटी के ऊपर लगा, या इनकम टैक्स पर लगा। सेस किसी बड़े टैक्स के ऊपर लगता है, इसीलिए टैक्स पर टैक्स होता है। जैसे हमने क्या देखा है कि एजुकेशन सेस इनकम टैक्स पे भी लगता है और बाद में इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भी लगने लगा। हेल्थ सेस पहले से ही लगता है और इसीलिए सेस राज्य केंद्र सरकारें खाते में छुपाने के लिए लगाती, क्योंकि जितना आप टैक्स पे कर रहे हैं उस टैक्स के ऊपर आपको एक अतिरिक्त टैक्स और देना पड़ता है, और ये टैक्स पर टैक्स। अब ये सेस किस पे आएगा? क्या ये डायरेक्ट टैक्सेस पे आएगा, यानी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स पर आएगा, या ये जीएसटी के ऊपर से आएगा, या ये कस्टम ड्यूटी के ऊपर आएगा? यही तीन मद हैं। इन्हीं 3 मद से सरकार टैक्स वसूलती है। तो या तो वो सेस लगाएगी इनकम टैक्स पर, या कस्टम ड्यूटी पर, या जीएसटी पर, या हो सकता है तीनों पर लगा दे। और अगर तीनों पर लगा दिया गया, 0.5% का सेस भी लगा दिया गया, तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट, बहुत बड़ा। अगर 0.5% या 1% का भी सेस तीनों पे लगा दिया जाए तो बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट होगा। और मुझे लगता है ऐसा कुछ बड़ा काम इस बजट में वित्त मंत्रालय को करना ही पड़ेगा, तभी वो अगले साल अपना हिसाब किताब ठीक कर पाए। हाँ, कई राज्यों ने भी किया था अंशुमान जी। माइनिंग पर कई राज्यों ने टैक्स लगाया था पेंडेमिक के दौरान। दिल्ली ने लिकर पर कोरोना टैक्स लगा दिया था, फिर उन्होंने उसको हटा तो लिया, फिर वैट का दाम बढ़ा दिया उन्होंने। और कई राज्यों ने इस तरह के मेजर्स किए। अब केंद्र सरकार उसको एक समेकित और केंद्रीय प्रयास की तरह देख रही है।
सिद्धांत, राज्य इसके आगे हैं। ये तो केंद्र का टैक्स है, इसके बाद राज्य भी लगाएंगे, क्योंकि राज्य भी लगाएंगे। राज्य भी लगाएंगे, केवल केंद्र का ही नहीं होगा। केंद्र सरकार नए टैक्स लगाने का रास्ता खोलने जा रही है इस बजट से, ऐसा लगता है, जो तैयारियां चल रही हैं। फ्री हैंड आ जाएगा राज्यों के पास और उस मॉडल पर राज्य सरकारें कहेंगी कि हम वाहन के रजिस्ट्रेशन पे टैक्स बढ़ा देते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने लैंड के रजिस्ट्री के टैक्स बढ़ा दिया। अभी भी बहुत सारा टैक्सों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, जिसमें पेट्रोल डीजल है, जिसमें लिकर है, जिसमें आपकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें जमीन का रजिस्ट्रेशन है, और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कुछ राज्य डेवलपमेंट सेस लगा सकते हैं, कुछ राज्य लोकल बॉडीज के ऊपर नए तरीके के सेस लगा सकते हैं। अगला साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है भारत में राजकोष के लिहाज से, फिस्कल लिहाज से, क्योंकि पूरी तरह से राज्य और केंद्र सरकारों के बजट बिल्कुल नेस्तनाबूद हैं घाटों के कारण। तो अगले साल हम बड़े पैमाने पर अलग अलग तरीकों से राजस्व जुटाने की कोशिशें देखेंगे, जिसका असर हमारे खर्चे पानी पर, हमारे बजट पर जरूर पड़ेगा। तो अभी तो एक केंद्र का, इसके बाद राज्यों के बजट भी आएंगे, क्योंकि फरवरी के बाद एक एक राज्य का बजट आना शुरू होता है, और हम उस राज्यों के बजट में भी अतिरिक्त संसाधन जुटाने की कोशिश देखेंगे। हमें ध्यान रखना जरूरी है कि पिछले साल केंद्र और राज्य सरकारों ने रिकॉर्ड बोरोइंग की है, रिकॉर्ड कर्ज उठाया है, और अभी उनको बड़े पैमाने पर 2022 से केंद्र और राज्य सरकारों के पिछले कर्जों के चुकाने का एक नया शेड्यूल आ रहा है। और ये पैंडेमिक के समय से नहीं, उसकी काफी पहले से चल रहा है। पहले से जो पहले कर्ज लिए गए थे 2022 के बाद उनको चुकाने का क्रम शुरू होगा। और इधर पैंडेमिक में केंद्र और राज्य सरकारों ने 2 गुने 3 गुने कर्ज लिए, और वो भी महंगी ब्याज दरों पर लिए। इनको चुकाने के लिए इनका ब्याज भी चुकाने की स्थिति कई राज्य सरकारों में नहीं है, और इसलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो आपकी हमारी जेब में छेद करें, हमसे ज्यादा टैक्स वसूलें, तभी वो अपनी व्यवस्थाएं चला पाएंगे। इसलिए अगले साल ये ध्यान रखना होगा कि जितना भी गुलाबी सुहाना बजट हमारे सामने आए, पर उसकी बिटवीन द लाइंस में टैक्स छिपे होंगे कहीं ना कहीं, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, जो हमारी जेब में जगह जगह छेद करेंगे। 1 फरवरी का दिन बड़ा रोचक होने वाला है अंशुमान जी। अंशुमान जी, आप आज की दूसरी खबर पे चलने के पहले मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि मैं एक खबर देख रहा था, फिर उस पर ये लगा कि इस पे बात कर ली जाए। और इनकम टैक्स की चर्चा बड़ी हो रही है बजट के पहले। क्या सरकार इनकम टैक्स में कटौती कर सकती है वर्क फ्रॉम होम, जॉब कट्स और पे कट्स की स्थिति में? ये क्या बातें हो रही हैं? अभी कोई बड़ा रास्ता इनकम टैक्स में की दरों में कटौती का नहीं दिखता, क्योंकि सरकार ने एक प्रयोग पिछली बार किया था, जो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया। जो डुअल स्लैब्स दिए थे कि आप या तो नए सिस्टम में चले जाएं, पुराने सिस्टम में चले जाएं, उसका बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आया। टैक्स में किसी बड़ी रियायत की उम्मीद इस स्थिति में नहीं की जा सकती है, जिसमें जब सरकार नए राजस्व जुटाने की कोशिश कर रही हो, रास्ते तलाश रही है। इससे तो बेहतर है कि सरकार टैक्स ना घटाए पर बढ़ाए नहीं नए टैक्स ना लगाए। और इनकम टैक्स का बेस इतना छोटा है, रियायतों पर हम पहले भी चर्चा करते रहे कि रियायतें हमेशा ऊपर के क्लास वालों को मिलती हैं। थोड़ी बहुत अगर रियायत नीचे के स्तर पर मिलेगी भी, तो उससे ज्यादा बड़ा खर्चा शायद लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में उठाना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल सरकार का डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू दोनों इस तरफ इशारा नहीं करते कि इनकम टैक्स में कोई बड़ी सब्सटेंशियल रियायत आ सकती। कॉस्मेटिक चेंजेस, दिखावटी चेंजेस जो हम आमतौर पर होते हैं कि 5,000 रुपए इधर बढ़ा दिया, या एक नई रियायत बढ़ा दी, या कुछ प्रोत्साहन बढ़ा दिए, वो हो सकते हैं। पर अगर आप सोचे कि कोई बड़ा ओवरहाल होने वाला है, स्लैब बहुत तेजी से बढ़ जाने वाला है, बड़े पैमाने पर लोगों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर किया जा सकता है, निचली आय वालों को, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। अंशुमान जी, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। ये ऐसी खबर है जो आज कई अखबारों में आई है। हो सकता है आप लोगों ने थोड़ा इसको पढ़ के आप निकल गए हो, लेकिन इसका आपसे क्या जुड़ाव है इस खबर का? आपसे कैसे जुड़ती है ये खबर, और ये कितनी बड़ी खबर है आज की, इसका अंदाज लगता है। आरबीआई ने एक बात कही है अंशुमान जी, कि 3 बैंकों का नाम लिया है स्पेसिफिकली आरबीआई ने, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। हम बैंकिंग सेक्टर पर कुछ थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो इन तीनों बैंकों का नाम लेते हुए आरबीआई ने कहा है, दिस आर टू बिग टू फॉल। मतलब ये बैंक इतने बड़े हैं कि इनका गिरना, इनका धराशायी होना लगभग नामुमकिन है। गिरेंगे तो काफी ज्यादा भूचाल आएगा इनके गिरने से। क्या मतलब हो सकता है सर इस स्टेटमेंट का? मेरे हिसाब से सिद्धांत, ये बैंकिंग इंडस्ट्री के लिहाज से, बैंकिंग क्षेत्र के लिहाज से पिछले 3-4 सालों की सबसे बड़ी खबर है। और इसके जो रिपरकेशंस हैं, इसका जो असर है, इसका जो महत्व है, वो हमारे लिए समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सारे लोग कहीं ना कहीं इन बैंकों से जुड़े हुए हैं।
और आमतौर पर रिजर्व बैंक या दुनिया भर के जो बड़े केंद्रीय बैंक हैं वो अपने यहाँ ऐसे बैंकों की पहचान करते हैं जिनको वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहते हैं, यानी जो पूरे देश की वित्तीय सिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बैंक है। यानी इनमें किसी बदलाव से, इनकी किसी कमजोरी से देश का वित्तीय सिस्टम हिलने की कांपने का रिस्क होता है। 2015 में पहली बार रिजर्व बैंक ने ऐसी लिस्ट जारी की थी, तब उसमें पहले एसबीआई का नाम हुआ करता था, उसके बाद उसमें आईसीआईसीआई जोड़ा गया। अब जो नया स्टेटमेंट कल आया है उसमें 3 बैंक हैं और तात्कालिक तौर पर उसका आप असर देखिए आज स्टॉक मार्केट में सुबह से एसबीआई और आईसीआईसीआई के शेयर्स में खरीद शुरू हो गई है। यानी एक तरह से ये बैंकिंग सुधारों की तरफ और बैंकिंग को लेकर चीजें बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो ये बताता है कि आरबीआई ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि प्राइवेट सेक्टर के 2 बैंक और पब्लिक सेक्टर का 1 बैंक, ये बैंक भारतीय वित्तीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बुनियाद है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में इन बैंकों को जब भी कोई समस्या आएगी तो इन्हें बचाने की कोशिश सबसे पहले की जाएगी, एक चीज। दूसरी चीज, बैंकों को सरकार के नियम के तहत या रिजर्व बैंक के नियम के तहत सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए कुछ पूंजी निर्धारित करनी पड़ती है, जिसको तकनीकी भाषा में टायर 1 टायर 2 कैपिटल कहते हैं। इन बैंकों को उन खतरों से बचने के लिए अपने पास और ज्यादा पूंजी रिजर्व करनी पड़ेगी, उसके शायद नए नियम आएंगे। और तीसरी चीज ये है कि जैसा कि हम पिछले दिनों में देखते रहे कि सरकार लगातार इस पर चर्चा कर रही है, आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है कि बैंकों का मर्जर किया जाए, प्राइवेटाइजेशन किया जाए, प्राइवेट बैंकों को इजाजत दी जाए, तो धीमे धीमे जब बैंकिंग सुधारों की दिशा में बढ़ेगी तो सरकार ये तय करेगी कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कौन से हैं और ऐसे बैंक्स कौन से हैं जिनको हम डाइवेस्ट कर सकते हैं, जिनमें अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं, जिनका हम निजीकरण कर सकते हैं। यानी मतलब साफ है कि आरबीआई के जो भी मेजर्स हैं शुमान जी, उसमें इन 3 बैंकों का मतलब ये सबसे ऊपर सबसे ऊपर आते हैं ये बैंक। हाँ, तो अब ये तीन बैंक सबसे मजबूत बनाए जाएंगे। इन तीन बैंकों के बेस पर भारत का वित्तीय सिस्टम चलता है। अब इस खबर के कई सारे मतलब हैं। इसका खबर के मतलब हमारे लिए क्या है? अगर मैं स्टॉक इन्वेस्टर हूं तो मैं सोचूंगा कि मैं इन्हें बैंकों के शेयर खरीदना चाहिए मुझे, क्योंकि ये बैंक तो सरकार की गारंटी के बैंक है, इनको नहीं हिलने इनके लिए आरबीआई भी बोल रहा है भैया ये कोई दिक्कत नहीं है। इनको नहीं हिलने दिया जाएगा। दूसरी चीज ये कि अगर मैं डिपॉजिटर हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन बैंकों की तरफ जाऊं, क्योंकि यहां मुझे ज्यादा सेफ्टी मिलेगी। ये हम सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, टू बिग टू फेल है, मतलब इनको फेल होने नहीं दिया जा सकता। और तीसरी चीज, अगर मैं भविष्य में के बैंकिंग रिफॉर्म्स पर नजर रख रहा हूं तो इससे ये संकेत निकाल सकता हूं कि आने वाले समय में धीमे धीमे सरकार बाकी जो सरकारी बैंक हैं उनको या तो इनमें मर्ज करना शुरू करेगी और इन्हें बड़ा करना शुरू करेगी, या उन्हें आपस में मर्ज करेगी, उन्हें प्राइवेटाइज करेगी, उनकी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेचेगी। ये अपने आप में एक बड़ा स्ट्रक्चरल सुधार है, एक बड़ा ढांचागत सुधार है। और इसके साथ एक और खबर बैंकों के बारे में कल आई जो बजट से संबंधित है, चूंकि हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, कि शायद 25,000 करोड़ रुपए रिकैपिटलाइजेशन के लिए बैंकों को रखे गए हैं। अब रिकैपिटलाइजेशन में तो सरकारी बैंकों को मिलता है, प्राइवेट बैंक्स को नहीं मिलता है। तो अगर हम इस सिद्धांत को या इस बात को माने जो रिजर्व बैंक ने आज कहा है, तो इसका मतलब है कि एक बड़ा हिस्सा रिकैपिटलाइजेशन फंड का एसबीआई में जाएगा। एसबीआई को बड़े पैमाने पर पूंजी मिलेगी। अब 2 सवाल यहां छूटते हैं सिद्धांत। एक सवाल छूटता है कि क्या टू बिग टू फेल बैंकों की श्रेणी में यही 3 बैंक रहेंगे या इसके अलावा कुछ नए बैंक भी जोड़ेगी आरबीआई या पीएनबी को, या कॉर्पोरेट ओन बैंकिंग, तो उनका एक प्रपोजल है या और किसी नए कॉर्पोरेट बैंक को इसमें डालेगी, क्योंकि भारत में 2 तो टॉप निजी बैंक इसमें शामिल हो गए। इसके बाद के बैंकों में एक्सिस और कोटक आता है। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखें तो एसबीआई के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी बड़े बैंकों में आते हैं। क्या उनको भी शामिल किया जाएगा या यही 3 बैंक भारतीय वित्तीय सिस्टम की रीढ़ आने वाले समय में रहेंगे? यह हमें स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस निगाह में अगर इस फैसले को देखें तो इस फैसले के बाद भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा चरण आने की संभावना है, जिसका संकेत आज हमको शेयर बाजार में मिला भी। क्योंकि आज बैंक निफ्टी की पोजीशन देखें, जब हम शाम को लोग सुन रहे होंगे इसको, तब तक उनके सामने शेयर बाजार के क्लोजिंग का नंबर आ चुका होगा। सुबह के कारोबार में इन बैंकों पर निवेशकों की विशेष मेहरबानी थी, क्योंकि उनको लगा कि ये हमारे लिए सुरक्षित बैंकों के तौर पर। बहुत बड़ी बात है अंशुमान जी, आरबीआई का इस तरह से स्टेटमेंट जारी करना, फिर निवेशकों का इन बैंकों के शेयर्स की तरफ टूट पड़ना। हाँ, और आरबीआई ने 2015 के बाद, मतलब आप सोचिए करीब 6 साल हो गए हैं, 6 साल बाद आरबीआई ने ये लिस्ट जारी की है, ये सूची जारी की है, ये इन बैंकों को वित्तीय सिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बताया है। इसका असर भारत की बैंकिंग नीति पर बड़े पैमाने पर पड़ेगा और हम इसको देखेंगे कि इसके बाद सरकार क्या फैसला लेती है। सरकार क्या फैसला लेती है अंशुमान जी? सरकार शायद एक फैसला जरूर लेने वाली है, इस पर बातचीत कर ले। सरकार रीजनल बैंक्स को
उसने मतलब एक ये बातचीत आ रही है कि बजट के आसपास सरकार रीजनल बैंक्स को एक बॉडी, एक यूनिफाइड बॉडी के अंदर लाएगी। अब भारत में रीजनल और कोऑपरेटिव बैंक का इतिहास कैसा है, और हाल के दिनों में जब भारत के बैंक एक के बाद एक बैंक टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं, तो रीजनल बैंक उसमें सबसे ऊपर आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक इसमें सबसे ऊपर आते हैं। तो क्या एक मेगा मर्जर हम देखने जा रहे हैं, या किसी एक कंट्रोलिंग बॉडी के तहत लाएंगे इसको, या जो बैड बैंक की बात कर रहा है आरबीआई, उस तरफ बात जाएगी? बैड बैंक पर हम इसके बाद में बात करते हैं। पहले हमें समझ लें कि रीजनल जो बैंक्स हैं उनके रेगुलेशन को लेकर बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि उनका एक हिस्सा जो है वो आरबीआई रेगुलेट करता है, एक हिस्सा राज्य सरकारों की कोऑपरेटिव बॉडीज और बाकी लोग करते हैं। और इसलिए ये आप लगातार देखते हैं, हमारी नजर में भी नहीं आते कि रीजनल बैंक बंद कर दिए जाते हैं अचानक। उनका डिपॉजिट हमेशा हर 1-2 महीने में हमको दिखाई देगा कि कभी उत्तर प्रदेश का, कभी महाराष्ट्र का, कभी गुजरात का कोई रीजनल बैंक बंद कर दिया गया, या आरबीआई ने उसके कामकाज पर पाबंदी लगा दी। इनके रेगुलेशन को लेकर एक बड़े पैमाने पर गैप है, क्योंकि इनको रेगुलेट कैसे किया जाए। ये चर्चा काफी समय से चल रही है कि इन्हें रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल बॉडी के अंदर में लाया जाए। अब वो सेंट्रल बॉडी आरबीआई होगी क्या, क्योंकि रिजर्व बैंक पूरे बैंकिंग सेक्टर का टॉप रेगुलेटर है, उसके अंडर में आएंगे, या सरकार को इंडिपेंडेंट बॉडी बनाएगी और उसके अंडर में बैंक्स को लाएंगे, ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन रीजनल बैंकों के रेगुलेशन को लेके जो गैप है उसे दूर करना जरूरी है। और एक चीज और ध्यान देना जरूरी है कि पिछले मॉरिटोरियम वाले दौर में, लॉकडाउन के दौर में, रीजनल बैंकों को बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके उनके बेसिस बहुत छोटे हैं, डिपॉजिटर्स की संख्या उनके पास कम है, वो कुछ ही बड़े लोगों को कर्ज देकर उसमें डूब जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो रीजनल बैंकों की क्राइसिस बड़ी है और उन्हें रिकैपिटलाइज करने का पैसा बार बार नहीं होता, उन्हें पूंजी देने की संभावना नहीं होती। तो इसलिए ये रिफॉर्म महत्वपूर्ण है। इस सुधार पर को हमें देखना होगा कि कैसे केंद्र सरकार इन्हें आरबीआई के अंडर में लाती है, कोई नई रेगुलेटरी बॉडी बनाती है। तो क्या आरबीआई ने तो अलग से एक बैड बैंक बनाने की बात कही है। मुझे तो बार बार इसमें पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि एक मेगा मर्जर की अपील है केंद्र सरकार की, जो रीजनल बैंक्स के गिरने, और केंद्र सरकार अगर इसमें आप दखल दे रही है तो मेरे हिसाब से उस स्टेप पे जाएगी। हाँ, आरबीआई वाली बात पे आप कुछ कह रहे थे सर। हाँ, बैड बैंक एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, बैड बैंक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, और मुझे लगता है कि इस बार बजट में हमारी निगाहें, या पूरे देश की निगाहें, दुनिया की निगाहें बैड बैंक पे रहेगी। और हमको क्यों एक बुरा बैंक चाहिए, कोट एंड कोट में बैड बैंक चाहिए, हमें तो अच्छे बैंकों की जरूरत होती है। तो बैड बैंक का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि भारत के बैंकों में ह्यूज एनपीएस हैं, फंसे हुए कर्ज हैं। अभी आरबीआई की फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई, उसने बताया कि अगले साल यानी इस साल भारत में बैंकों के एनपीए डबल हो जाएंगे, 17-18% हो जाएंगे। उनके टोटल जितनी नेट लेंडिंग है उसका 17-18% हिस्सा फंस सकता है, डूब सकता है। सरकार कब तक रिकैपिटलाइज करेगी? तो उसका तरीका काफी समय से चर्चा में है कि आप एक ऐसा बैंक बना दीजिए जो इन सारे बैंकों का जो कीचड़ है, कचरा है, वो समेट ले और अपने पास ले जाए, और इनकी बैलेंस शीट्स साफ सुथरी हो जाए, ये हल्के हो जाएंगे, इनकी एसेट से लोड कम हो जाएगा, तो इन्हें बाजार से सही कीमत पर पूंजी मिल सकेगी और ये साफ सुथरे ढंग से काम कर सकेंगे। अभी इन्हें क्या करना पड़ता है, जिस बैंक के पास जितना फंसा हुआ कर्ज होता है उसके बदले उसको उतनी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, यानी अपने मुनाफे का एक हिस्सा उसके बदले रखना पड़ता है, और जो उसे उसके कैपिटल घटने में या उसके के लाभ में पे असर के तौर पर नजर आता है। बैड बैंक को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही, उत्साह भी है लोगों में कि ये बन जाएगा तो बैंक क्लीन हो जाएंगे। अब इसमें कई सारे उलझन है, ये भी आरबीआई ये सरकार तय करेगी, बताएगी। बैड बैंक बनाएगा कौन? सरकार बनाएगी। तो क्या सरकार बैड बैंक को ओन करेगी? एक चीज। दूसरी चीज, ये बैड बैंक पुराने कर्जों के लिए बनेगा या ये हमेशा के लिए रहेगा? यानी बैंकों से कहा जाएगा आप जिसको मन चाहो उसको कर्ज देते रहो, और जब डूबने लगे तो बैड बैंक के खाते में डाल दो और किनारे हो जाओ। मैंने पहले से एक बट्टा खाता तैयार है आपका। तैयार, हाँ। अब ये दूसरा सवाल है, ये मॉरल सवाल, एथिकल सवाल है, इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि सरकार ने भी इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं। और तीसरी चीज ये है कि बैड बैंक किसके लिए होगा? सरकारी बैंकों के लिए होगा, प्राइवेट बैंकों के लिए भी होगा? प्राइवेट बैंकों के एनपीएस भी बैड बैंक में जाएंगे कि केवल जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके ही एनपीए बैड बैंक में जाएंगे? और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हमने दुनिया में 3-4 जगहों पर बैड बैंक के प्रयोग देखे हैं। 2007 से 9 के बीच में अमेरिका में सिटी बैंक ने अपना करीब करीब $900 बिलियन का लोन सिटी होल्डिंग्स नाम के एक बैड बैंक में ट्रांसफर किया था। आयरलैंड में हमने बैड बैंक का प्रयोग देखा है, यूरोप के कुछ देशों में बैड बैंक का प्रयोग देखा है। भारत में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाकर बैंकों के फंसे हुए कर्जों को बेचने की कोशिश की गई थी, आंशिक रूप से सफल रही, पूरी तरह से नहीं हुई। बैंक्रप्सी कोड लाया गया जिसके जरिए कहा गया कि बैंकों के बकाये कर्जों की वसूली के लिए कुछ व्यवस्था की जाए, आंशिक रूप से सफल हुआ। अब ये तीसरा उपाय है एनपीए को लेकर। लेकिन एक चीज यहाँ बात जो हमारे खर्चा
पानी से हम लोगों से जुड़ी हुई है कि इस बजट में सरकार को बैंकों के फंसे हुए कर्ज या एनपीए का समाधान देना ही पड़ेगा। 17.5%, 18% के डूबते कर्ज लेकर बैंक खड़े नहीं रह सकते। कम से कम छोटे बैंकों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो यह बजट इस बात लिहाज से महत्वपूर्ण है और इसलिए अगर आप पूरा तार जोड़ने की कोशिश करें ना सिद्धांत, 3 सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक या टू बिग टू फेल बैंक और फिर उसके बाद बैड बैंक की तैयारी और उससे पहले प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को लाने की तैयारी और संकेत ये कि सरकारी बैंकों का निजीकरण होगा या उन्हें डाइवेस्ट किया जाएगा। तो ये तार जुड़ते हैं। तार जोड़ते हैं, एकदम हाँ, सही। अगर आप ये तार जोड़ने की कोशिश करें तो आपको ये दिखाई देगा कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के पूरे स्पेस में एक बड़ी चर्निंग, एक बड़ी उठापटक होने जा रही है। उसके कुछ रास्ते, उसके कुछ बड़े आयाम, उसका कुछ थोड़ा बहुत नक्शा हमारे सामने आ गया है कुछ उसका नक्शा बजट से क्लियर होगा। तो ये था आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा और खबरें हैं और तमाम बातें हैं, उस पर आपकी राय क्या है वो सब भी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप देख रहे थे लल्लन टॉप। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।